कभी किसी क्राइम केस का पुलिस खुलासा करती है तो हमें बेहद आसान लगती है, लेकिन उसके पीछे पुलिस की कितनी मेहनत होती है शायद उसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन आज की जो कहानी है वो बेहद ही उलझी हुई है। उसके पीछे पुलिस की कितनी मेहनत लगी वो हर कदम पर आपको चौंका देगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे बेंगलुरु के एक मॉडल की मर्डर मिस्ट्री। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साल 2019 में 31 जुलाई की एक सुबह करीब 5 बजे एक किसान मुनी राजू बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली एक सड़क पर टहल रहे थे। उस सड़क पर टहलते हुए अचानक वो चौंक जाते हैं क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। चेहरा भी कुचला हुआ था, चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, पास में ईंट पड़ी हुई थी। उन्होंने इस सूचना को जो है बेंगलुरु पुलिस को दिया। कुछ देर बाद बेंगलुरु पुलिस की थाने की एक टीम पहुंच जाती है। जांच शुरू होती है। उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर थे बी राममूर्ति। नाइट में देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद वो सो रहे थे। सोते हुए करीब करीब 1 घंटा हुआ होगा। थाने से फ़ोन आता है, बताया जाता है कि एक ब्लाइंड मर्डर केस है। तो एयरपोर्ट के पास एक लड़की की लाश मिली है। केस हाई प्रोफाइल भी हो सकता है। सो ये सुनते ही इंस्पेक्टर की जो अधूरी नींद होती है वो पूरी तरह से खुल जाती है और वो भी तुरंत स्पॉट पर पहुंच जाती है। उस क्राइम स्पॉट की जांच शुरू की गई तो पता चला कि लड़की के सिर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया है और शरीर पर कई बार चाकू भी मारा गया था। अब ये बेहद अजीब था कि चाकू भी मारा गया और ईंट से भी हमले किए गए थे। घटनास्थल पर कोई सामान नहीं मिलता है, ना लड़की का पर्स, ना कोई बैग। तो फिर फॉरेंसिक की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वहाँ से एक कार निकली थी जिसके टायर के निशान भी मिले थे, लेकिन वो किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पाता है। दूर दराज के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, लेकिन उसकी तस्वीरें इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर पता नहीं चल सका। इस तरह पुलिस अब पूरी तरह से खाली हाथ थी। मतलब कातिल और कत्ल के मोटिव का पता करना तो दूर, अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी कि वो लड़की थी कौन। और ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े और शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से अच्छे परिवार की लग रही थी। उसने जीन्स, टी शर्ट और टाइटन की घड़ी पहनी थी। जीन्स और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड वाले थे। अब यहाँ जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था किसी भी तरह उसकी पहचान करना। इसलिए अब पुलिस के सामने कुछ ही ऑप्शन थे। पहला, लड़की की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट और उसकी टाइटन घड़ी को कहाँ से खरीदा गया और किसने खरीदा उसका पता चल जाए। दूसरा, पास में ही एयरपोर्ट था, इसलिए ये पता चल जाए कि पिछले 1 से 2 दिन में कोई ऐसी महिला यात्री जिसकी टिकट बुक तो थी लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो। तीसरा, आसपास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की के लापता होने की सूचना। चौथा, जिस गाड़ी वाले के टायर का निशान मिला था उसके बारे में शहर के किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। इन तमाम एंगल पर जांच के लिए कुछ 20 पुलिस वालों की टीम बनाई गई। सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया गया। एक टीम को ब्रांडेड जीन्स के बारे में पता लगाना था कि इसे अब तक इंडिया में कहाँ कहाँ बेचा गया और उसे किसने किसने खरीदा है। एंड एक टीम उस टाइटन घड़ी का पता लगाने में जुटी। उसकी जांच के दौरान ये पता चलता है कि जिस ब्रांड की जीन्स उस लड़की ने पहनी थी वैसी 14,000 जीन्स जो है पूरे देश में बेची गई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई। अब पुलिस ने ये पता लगाया कि जिस साइज की जीन्स लड़की ने पहनी थी वो कितनी बिकी हैं। तब पता चला कि उस साइज की 800 जीन्स बेची गई हैं। इस तरह अब 800 जीन्स खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। क्योंकि ब्रांडेड जीन्स थी तो उसे शोरूम से खरीदने वालों की डिटेल आसानी से मिल गई। अब इन सभी नंबरों को लेकर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्हें लड़की की फ़ोटो भेजनी शुरू कर दी। लेकिन काफ़ी सारे नंबर बंद थे। हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस की एक और टीम टाइटन घड़ी के खरीदार को तलाशने में लगी थी। उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुछ 1400 घड़ियाँ बेचे जाने की जानकारी हुई। तो पुलिस ने जो है सभी नंबर मंगाकर उन्हें भी व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। उधर अन्य टीमें जो है सीसीटीवी फुटेज और कार की तलाश में थी। इसी दौरान उस एरिया से एक स्विफ्ट कार जाते हुए मिलती है, लेकिन उसका नंबर प्लेट साफ नहीं दिख पाया। कार का नंबर नहीं मिल सका। कुल मिलाकर इतनी मेहनत
का नतीजा जो है बिल्कुल 0 रहा, यानी कोई सुराग जो है नहीं मिला। ये देखकर पुलिस की टीम जो है मोर्चरी में रखी डेड बॉडी के पास फिर से भेजी गई, क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो कम से कम 2 दिनों तक बॉडी रखी जाती है और फिर पोस्टमार्टम करते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए। अब इन 2 दिन ही हुए थे तो लेडी पुलिस ने उसके शरीर पर किसी टैटू की तलाश की और इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के बदन पर एक जगह एस लिखा हुआ, यानी अंग्रेजी लेटर जो एस होता है वो लिखा हुआ टैटू मिला। इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है कि उसका नाम एस से शुरू होता हो, या फिर अगर वो शादीशुदा हो तो उसके पति का नाम हो, या फिर उसके बॉयफ्रेंड वगैरह का नाम हो सकता है एस से शुरुआत, राइट। इसलिए पुलिस ने जो है तुरंत जीन्स और टाइटन घड़ियों में जितने नंबर शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें से एस से शुरू होने वाले नाम का पता लगाया। तब टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या अब 115 तक पहुंच गई, क्योंकि एस वाले कम नाम थे। यानी पुलिस को उम्मीद थी कि अब इन्हीं 115 लोगों में से जो है किसी ने घड़ी खरीदी होगी। पुलिस ने फिर से उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। जींस वाले में भी कोई जानकारी नहीं मिली। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो है ऐसा एक यात्री भी नहीं मिला जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी कि पुलिस ने जितने भी एंगल से जांच शुरू करी, किसी से भी उस लड़की की पहचान करने में सुराग नहीं मिल पाया। इस तरह पुलिस की जांच के कुल 6 दिन निकल गए, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक यही पता नहीं चल पाया। फिर जो है कातिल और कत्ल का मोटिव पता लगाना तो दूर, अभी तक तो बिल्कुल दूर की बात थी, क्या ही बोले इस केस में। तो उधर अब क्या है होता है कि जो लावारिस लाश की जांच करते हुए 7वां दिन आ जाता है। पुलिस की टीमें रात दिन मेहनत कर रही थी, लेकिन हर कोशिश के बाद नतीजा 0 हो रहा था। तभी एक कांस्टेबल जो है उसको अहम जानकारी मिलती है। उसके एक खास इन्फॉर्मर ने बताया कि एक महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है। उस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस को उम्मीद की एक किरण मिल जाती है। तुरंत पुलिस की टीम उस एंगल पर जांच करने पहुंची तो ये पता चला कि वो मारने वाला पति जो है नॉर्थ इंडिया का है। क्योंकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन लग रही थी, इसलिए पुलिस की उम्मीद और बढ़ गई। पुलिस ने उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंच जाती है। मिल भी गया, वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उसने पूछताछ उससे की गई तो पता चला कि उसने नीला सांद्रा में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश फेंक दी थी। पुलिस तुरंत उसे लाश तक लेकर चलने के लिए बोली। पुलिस ने उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी। पुलिस जब उसके अनुसार एयरपोर्ट पर जाने लगी तो वो उस जगह पर नहीं गया जहां पुलिस को उस लड़की की लाश मिली, बल्कि उससे काफ़ी दूर पर एक सुनसान जगह की तरफ ले गया। फिर उसने बताया कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी फेंकी थी, लेकिन वहां लाश नहीं मिली। इस पर पुलिस ने पता लगाया, तब जानकारी ये हुई कि 1 हफ्ते पहले वाकई में वहां एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने में संपर्क किया तो कन्फर्म हो गया। इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल की तलाश में थी, लेकिन दूसरे में उसे जो है दूसरे केस के सिलसिले में सफलता हासिल हो गई, दूसरे कत्ल का खुलासा हो गया। पर पुलिस की जो ये मेहनत थी इस लड़की के केस की नहीं तो फिर से 0 हो गई। यानी कि 0 वाले नतीजे पे पुलिस पहुंच गई। यानी कि जहां खड़ी थी वही अब भी खड़ी हुई थी, खाली के खाली हाथ। अब पुलिस की टीमें लगातार काम करते करते काफी थक चुकी थी। चिड़चिड़ापन आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। पिछले 1 हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर राममूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन राममूर्ति बेहद उलझे हुए थे इस केस में, इसलिए वो कॉल रिसीव भी नहीं कर पा रहे थे। अब 10 दिन बीत गए थे, तभी फिर से उस कोलकाता पुलिस का एक फ़ोन आया। असल में 1 महीने पहले ही बेंगलुरु इंस्पेक्टर राममूर्ति की टीम ने गोल्ड चुराने वाले एक शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था। इसने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके पास से जो है 50 लाख का सोना मिला था। अब कोलकाता पुलिस को शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कार्तिक का ही हाथ हो सकता है, इसलिए वो बेंगलुरु पुलिस से बात करने के लिए कार्तिक को
रिमांड पे लेना चाहती थी, इसीलिए कोलकाता पुलिस का वो अफसर बार बार फोन कर रहा था। उस दिन कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने राममूर्ति को फोन किया, तब उन्होंने फोन उठा लिया और पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे। तो उन्होंने उस इंस्पेक्टर को पूरी स्टोरी बताई कि किस किस केस में वो उलझे हुए हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं, और कोई सुराग नहीं मिला है, कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। उसने बताया कि उसकी पत्नी बेंगलुरु गई थी और लापता हो गई है। उस व्यक्ति का नाम सुदीप डे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा डे है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर राममूर्ति ने सोचा कि इसे भी चेक कर लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश वाली फोटो उस कोलकाता पुलिस को भिजवा देते हैं। इत्तेफाक से ये जब सब कुछ चल रहा था, उसी समय उनकी एक जांच टीम के पुलिस से दिल्ली के अली नामक शख्स ने संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली से खरीदा है और उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले कोलकाता पुलिस ने ये कंफर्म किया था कि सुदीप डे की जो पत्नी लापता हुई है उसका नाम पूजा डे है। और अब दिल्ली से अली ने फ़ोन करके बताया कि उसने ये घड़ी जिसे दी थी उसका नाम भी पूजा डे है। लेकिन पुलिस को असमंजस थी कि अगर पूजा डे है तो फिर सुदीप की पत्नी कौन है। अगर वो सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर, ये बात साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदी थी। लिहाजा पुलिस अब उस लड़की को पूजा डे मानकर जांच करने लगी। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फोटो भेजी। यहाँ पर किस्मत ने भी पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कंफर्म कर दिया कि वो मरने वाली लड़की पूजा डे ही थी। लिहाजा पुलिस की टीम कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट गई, क्योंकि अब आशंका यही लग रही थी कि कहीं कोलकाता में रहने वाले सुदीप को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में जो है पता तो नहीं चल गया और उसका मर्डर किया हो उसी ने या फिर किसी से कराया हो। इसके लिए इसके बाद जो है खुद कोलकाता में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट कर रहा हो, और दूसरा एंगल से था कि कहीं अली को पूजा ने धोखे में रखकर दोस्ती की हो, जिसके बाद अली नाराज होकर उसका कत्ल करा दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि अगर अली ही मर्डर कराता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर संदेह तो कर रही थी, क्योंकि जांच में किसी को 100% ना शक कर सकते हैं और ना ही पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने भले अली के शक के दायरे में कम माना और सुधीर को ज़्यादा, लेकिन दोनों की पड़ताल शुरू करी गई। अब बेंगलुरु में जो 20 पुलिस वाले थे उनमें कुल 3 टीमें बनाई गई। सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच में जुटी, बाकी 2 टीमें कोलकाता में रहने वाले सुदीप पर पड़ताल करने लगी। जबकि एक और टीम को पूजा डे का फ़ोन नंबर मांगकर उसकी डिटेल निकालकर जांच करने का जिम्मा सौंप दिया गया। सुदीप ने पुलिस की जांच में बताया कि दोनों ने 7 साल पहले ही शादी की थी, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। उसकी अभी उम्र 32 साल थी। वो मॉडलिंग करती थी, इसके साथ ही इवेंट मैनेजर भी थी। वो दिल्ली और बेंगलुरु आती जाती रहती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी थी, लेकिन जब उसका फ़ोन बंद मिला तो उसने 1 दिन बाद मिसिंग की शिकायत कोलकाता पुलिस में की थी। हालांकि FIR नहीं हुई थी। पुलिस को ये भी पता चला कि पति पत्नी में काफ़ी अनबन होती थी, इसलिए पुलिस उस पर शक करते हुए जांच कर रही थी। उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चला कि वो पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए उसने टाइटन घड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन अचानक उसका फ़ोन बंद होने से वो परेशान था। जब तक उस घड़ी खरीदने वाले का ढूंढते हुए पुलिस ने पूछा तो शुरू में वो परेशान था, फिर खुद ही बताया। खैर, पुलिस को जांच करते हुए अब 13वां दिन शुरू होने वाला था। पुलिस ने पूजा की फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलुरु बुला लिया। इस बीच पुलिस ने जो है पूजा के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की पड़ताल की, तो उसे काफ़ी अहम जानकारी मिल चुकी थी।
एंड पुलिस की पड़ताल में पता चला कि वो मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी। उसने एयरपोर्ट से उबर कैब बुक किया था। उसके बाद बेंगलुरु के सिंह सांद्रा में बने सहारा पवेलियन होटल में पहुंची थी। उसी होटल में वो रुकी थी। होटल में आने के बाद भी कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा रुकी थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये वही पूजा थी जिसकी हत्या हुई थी। अब पूजा की सारी डिटेल होटल से ली गई, कब एंट्री की, कब कब आई और गई। तब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात 3:50 पर वो होटल से अपना चेकआउट किया था उन्होंने। उस समय एक कैब ड्राइवर लेने आया था। ये वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से ही कहीं ले गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था उस समय ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी। इसलिए पुलिस को ये समझ आ गया कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए हामी भर दी होगी। अब पुलिस को होटल के भीतर और बाहर वाले सीसीटीवी फुटेज से उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल चुका था और गाड़ी का नंबर भी। फिर क्या था, पुलिस ने जांच के 13वें दिन महज 5 घंटे के भीतर कैब ड्राइवर के घर तक पहुंच गई। घर पर ही कैब ड्राइवर मिल गया। उसका नाम नागेश HM था। उम्र करीब 22 साल। वो हेगना हल्ली क्रॉस का रहने वाला था। उस कैब ड्राइवर नागेश से पूछताछ हुई तो उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि बेंगलुरु आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया। इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी। उसकी पीछे वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और वैनिटी बैग था। लड़की के पहनावे और बातचीत से लग गया था कि वो अमीर घर से है। दूसरी बड़ी बात थी कि वो अकेली ही बेंगलुरु आई थी, क्योंकि नागेश के भाई ने 2 कारें खरीदी थी। दूसरी कार की EMI भरने में उसे दिक्कत आ रही थी। असल में उसके 2 EMI बाउंस हो गई थी, इसलिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। लिहाजा उसने पहले ही पूजा से बातचीत के दौरान ही सोच लिया कि अब वो उससे लूटपाट कर लेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराऊंगा तो पुलिस उसे कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएगी। इसलिए जब देर रात में होटल से निकलना था तो उसने बुकिंग करने के लिए मना कर दिया और सीधे 1200 रुपये में उन्हें उनके बताए स्थान पर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वो कैब से लेकर पूजा को जा रहा था उसे नींद आ रही थी। क्योंकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी। उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब रोक दिया और फिर लूटपाट करने लगा। पूजा ने विरोध किया तो लोहे की रॉड से पहले मारा, फिर चाकू से हमला किया। इस दौरान नागेश ने पूजा से रेप करने का भी प्रयास किया था, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही। इस तरह नागेश भी काफी चोटिल हुआ, लेकिन उसने चाकू से 3 से 4 बार हमला किया। फिर रास्ते में मिली ईंट से पूजा के सिर पर हमला किया, जिससे पूजा की मौत हो गई। इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फोन और सभी ATM कार्ड व सामान लूट लिए। इसे लेकर वो अपने घर आ गया था। पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वो अपनी बहन को गिफ्ट करने की तैयारी में था। उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से 14,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर लिए थे। इस मर्डर को उसने सुबह के 5 बजे से कुछ देर पहले ही अंजाम देकर फरार हो गया था। 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई थी। उसे इस सनसनीखेज हत्या के बाद चिककाबलपुरा जेल में भेज दिया गया। उसे कभी जमानत भी नहीं मिली। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च 2021 को इस केस में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में ही जेल में फूड पॉइजनिंग के कारण नागेश की मौत हो गई। नागेश की मौत ठीक उसी समय हुई जब उसके खिलाफ कोर्ट में सजा के ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह 31 जुलाई 2019 की तड़के पूजा की हत्या हुई और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 में उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर केस आखिरकार सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये क्राइम कहानी?
अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कीजिए। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमें आप भेज सकते हैं डायरेक्ट कमेंट करके, मैं अपनी डिटेल दे दूँगा आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।